नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल मयंक मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमने क्लास 10th का कोर्स शुरू कर दिया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर दिया है और उसके लगभग हमने 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और इन तीनों लेक्चर्स में हमने क्या करा था, हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर्स क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 4 है और आज हम सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, याद है आपको, यही बताया था मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि जिन नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 3/8, 1/2, 0 को हम रेशनल नंबर मानते हैं क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 0 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, -2 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो -2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 7/9 एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें देखिए सब में जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, इर्रेशनल। इसलिए क्या है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नहीं, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या आप मुझे बताइए, क्या हम √2 को या फिर √3 को या फिर √5 को, क्या इन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, बताओ, हम √2 को या √3 को या √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। और क्यों नहीं लिख सकते, यही चीज हमें क्या करनी है, इस एक्सरसाइज में पढ़नी है, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज में पढ़नी है। ठीक है, तो हम क्या, ठीक है, तो देखिए, रेशनल नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम √2, √3 और √5 को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते या नहीं लिख पाते, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो दोबारा सुनिए, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स, और जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे √7 हो जाएगा, ऐसे √11 हो जाएगा, उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी है, हमें अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज 1.2 में पढ़नी है। ठीक है, तो इनको हमें इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, हमें पता है कि जो √2 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, ऐसे जो √3 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, ऐसे √5 जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, ऐसे जो √7 होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमें पता है कि √2, √3, √5, √7 इर्रेशनल नंबर है। बट आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, हमें पता है कि √3, √7, √5, √3, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है, ये एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रूफ करो कि प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल, या फिर प्रूफ करो √5 इज इर्रेशनल, या फिर प्रूफ करो √3 इज इर्रेशनल, या फिर प्रूफ करो √7 इज इर्रेशनल, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम उसकी स्टेटमेंट को उल्टा मान लेते हैं। ठीक है,
उल्टा मानने का मतलब यह है कि अगर हमको प्रूव करना है कि रूट टू जो है इरेशनल है, तो हम मानकर चलेंगे इसको कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, कि ये रेशनल नंबर है। रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम मानकर चलेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि जो रूट टू है वो रेशनल नंबर है। बाद में हम क्या करेंगे, अपनी इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देंगे, और जब हमारी ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाएगी तो इसका मतलब जो रूट टू है वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। ऐसे ही अगर हमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि रूट टू जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। बाद में हम इस स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे, और जब हमारी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगी तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि रूट जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही हम रूट 5 को प्रूफ करेंगे, ऐसे हम रूट 7 को करेंगे, यानी कि हम इसका उल्टा मानते हुए चलेंगे। और जब किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम उसकी स्टेटमेंट को उल्टा मानकर चलते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, उनको हम बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि रूट टू, रूट थ्री, रूट 5 और रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड का। तो कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड में क्या होता है कि हम उस स्टेटमेंट का उल्टा मान लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को हम गलत साबित करते हैं, जिससे की वजह से वो हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू साबित हो जाती है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आया है तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम पहले करेंगे प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। अभी बताया था इसको बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, जिसमें हम रूट टू को क्या मानकर चलेंगे, रेशनल मानकर चलेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट को गलत साबित करके हम ये बोल देंगे कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, तो प्रूफ में हम लेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल, ठीक है। हमने क्या माना, हमने ये मान लिया कि रूट टू जो है इरेशनल है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अगर रूट टू इरेशनल है तो इसका मतलब हम रूट टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और पी और क्यू कैसे नंबर होंगे, पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, कॉमा पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पी और क्यू कैसे नंबर्स होने चाहिए, पी एन क्यू होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। ठीक है, दोबारा सुन ले, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे कि 2 और 3 हो गया, ये को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। 3 और 5 हो गया, ये को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर 1 हो गया, ठीक है। 5 और 7 हो गया, ये को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो पी और क्यू ऐसे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो हमने इसको रेशनल मानते हुए चला, इसका मतलब रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और पी एन क्यू आर क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, रूट टू का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आया समझ में। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो रूट टू का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करी, ये हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर आ गया,
ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस 2 को इस p के नीचे लिया है, तो यहाँ हमारे पास जो आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी स्क्वायर है उसको क्या चीज डिवाइड कर रही है, उसको डिवाइड कर रहा है 2। देखो ध्यान से सुनना, अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो 4 होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हुआ, 16 अगर 2 से चला जाता है, इसका मतलब जो 4 होगा वो भी 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें लगाना है। अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर पी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो पी होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बताया था। अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, और p को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अब हम मान लेते हैं लेट p इक्वल्स टू 2c। ठीक है, p इक्वल्स टू 2c, देखिए कैसे, सपोज मैंने 4 लिया और 4 को मैंने डिवाइड करा 2 से, तो 2 के टेल में 4 जो है 2 बार जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 लिया, 4 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास जो क्वेश्चन बचा वो कितना बचा, 2 बचा। तो यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया। हमें पता है कि p को 2 डिवाइड कर रहा है, p को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन क्या बच रहा है, क्वेश्चन हमने मान लिया c बच रहा है। ठीक है, तो हम यह मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, c जो है यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले स्टेटमेंट को 1 मान लेते हैं और इस वाले स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, इक्वेशन 2 से पी स्क्वायर की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में डालनी है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो c स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए सेम वही चीज है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे पी स्क्वायर को q डिवाइड कर रहा था तो p को भी 2 डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पे देखो हमने q के लिए भी वही कंडीशन बना दी, q स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो q होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले आप इतना कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने एक कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो हमने देखिए कंडीशन क्या बनाई, यहाँ पे बनाई थी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे हमने बताया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यही सेम कंडीशन हमने अब किसके लिए बना ली, क्यू के लिए बना ली। यहाँ पे क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, वही सेम चीज हमें क्या लिखनी है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए
हमने स्टार्टिंग में माना था कि P और Q ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। बट जब हमने इसको प्रूफ करना स्टार्ट करा तो हमने ये देखा कि P और Q जो है दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब 1 के अलावा P और Q का एक और फैक्टर हुआ, यानी कि 2। ठीक है, इसका मतलब P और Q को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट मानी थी वो गलत मानी थी, और प्रूफ करते करते हमें ये पता चला कि P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P और Q का 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हो रहा है, जिसको हम क्या, जो कौन सा है हमारा 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज P and Q have at least 2 as a common factor, 2 as a common factor। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। दिस अराइजेस द कॉन्ट्राडिक्शन, इसी वजह से हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन CO, इसी वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ कि हमने माना था कि P और Q कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बट जैसे हमने प्रूफ करना स्टार्ट करा तो प्रूफ करते टाइम हमने ये देखा कि P और Q के 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। इससे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में मानी थी, यानी कि जो हमने माना था कि जो √2 है वो रेशनल है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब √2 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्रूफ। इस तरह से हम क्या करेंगे, √2 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन या ये प्रूफ समझ आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। या तो √2 आ जाएगा, या √3 आ जाएगा, या √5 आ जाएगा, या ये पूछ लेंगे कि √2 प्लस √3 इर्रेशनल नंबर होता है, या ये पूछ लेंगे कि 6 माइनस √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे, और पक्का 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमने √2 को इर्रेशनल प्रूफ करा, अब हम देखते हैं कि √3 को कैसे प्रूफ करेंगे। अगर आपने ये दोनों तरीके से सीख लिए तो आप √5, √7, √11 किसी को भी आप बड़ी आसानी से इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा ही होगी, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल। हम मान लेते हैं √2 क्या इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। √3 अगर इर्रेशनल है तो इसका मतलब हम √3 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और P एंड Q कैसे नंबर होने चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यही करा था हमने, सब कुछ सेम है, बस √2 की जगह यहाँ पे √3 आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम वही स्टेप रिपीट करते रहेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये आ जाएगा हमारे पास P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम Q स्क्वायर को इधर भेजेंगे और 3 को इसके नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 3। आया समझ में? देखिए सेम वही, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दिस इंप्लाइज P is also divisible by 3। तो इसके बाद हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे P इक्वल्स टू 3C। P अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई क्वेश्चन बचेगा और उस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। हम यहाँ पे लेट ले लेंगे, लेट P इक्वल्स टू 3C वेयर
C is any, where C is any पॉजिटिव इंटीजर। C क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 C² आ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फिर इसके बाद क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में से पी स्क्वायर की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 9C² अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा 3C²। तो यहाँ से C² कितना आ जाएगा? C² आ जाएगा Q² अपॉन 3। जो कंडीशन हमने पी के लिए बनाई थी वही कंडीशन हमने क्यू के लिए बना दी। Q² इज डिविजिबल बाय 3, दैट इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां लिखेंगे Q² इज डिविजिबल बाय 3, दिस इंप्लाइज Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो हमने क्या माना था? P और Q कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट हमने प्रूफ कर दिया कि P एंड Q क्या है, इनका 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है 3। इसका मतलब P और Q कोप्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि उसका 1 के अलावा एक और कोफैक्टर आ रहा है 3, जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। और उसी कॉन्ट्राडिक्शन ने हमें बताया कि जो √3 है वो रेशनल ना होके क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज P and Q have at least 3 as a common factor. At least 3 as a common factor. This arises the contradiction. This arises the contradiction. This implies √3 is irrational. तो इस समय पता चला कि √3 क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, तो इससे हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि √3 इर्रेशनल हो गया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट को उल्टा मानते हुए चलेंगे, फिर अपनी ही स्टेटमेंट को गलत साबित करके उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको उसमें √3 बताया कि √3 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है और √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना है। जो हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, उसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को उसी लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।